नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है तर्क संग्रह, जो कि बीए पार्ट 3 संस्कृत के सेकंड पेपर से है। तो आइए शुरू करते हैं तर्क संग्रह। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो तर्क संग्रह पुस्तक है इसके रचयिता कौन है और इस पुस्तक में रचयिता ने कौन कौन से प्रकरण शामिल किए हैं और इस पुस्तक की रचना करने का उद्देश्य क्या है। तो इन सभी विषयों के बारे में जानते हैं। तो देखिए, ये जो तर्क संग्रह रचना है, ये इनके जो रचयिता हैं वो हैं अन्नम भट्ट। कौन है? अन्नम भट्ट है। तर्क संग्रह की जो रचना की है वो अन्नम भट्ट ने की है। और इस तर्क संग्रह के अंतर्गत कुल 8 प्रकरण शामिल किए गए हैं। 8 प्रकरण को हम खंड भी कह सकते हैं, अंश कह सकते हैं, अध्याय कह सकते हैं, भाग कह सकते हैं, कोई भी नाम हम इसमें ले सकते हैं कि तर्क संग्रह में प्रकरण की जो संख्या है वो है 8 है। और वो 8 प्रकरण कौन कौन से हैं उनको जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकरण आता है वो आता है पदार्थ प्रकरण। दूसरा जो है वो है द्रव्य प्रकरण। तीसरा है गुण प्रकरण। चौथा है अनुमान प्रकरण। 5वां है उपमान प्रकरण। 6ठा है शब्द प्रकरण। 7वां है अवशिष्ट गुण प्रकरण। और अंतिम आता है वो है कर्मादि पदार्थ प्रकरण। ये 8 प्रकरण हैं जो कि तर्क संग्रह के अंतर्गत अन्नम भट्ट ने शामिल किए हैं। अब देखिए, अब बात आती है इस तर्क संग्रह की रचना करने का उद्देश्य क्या है, कि इस तर्क संग्रह की रचना क्यों की है। तो अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह की रचना का जो उद्देश्य है वो अपने मंगलाचरण में प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए, मंगलाचरण क्या होता है। मंगलाचरण जो होता है वो जब कवि को जब भी अपनी किसी काव्य की रचना करता है तो सबसे प्रारंभ का जो श्लोक होता है, जो पद्य होता है, वह मंगलाचरण होता है। और मंगलाचरण का करने का जो उद्देश्य होता है वह होता है कि जो उसका कार्य है वो निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो जाए, और जिस उद्देश्य के साथ वह रचना करता है तो वह उद्देश्य भी पूर्ण हो जाए। तो उसके लिए मंगलाचरण किया जाता है। और मंगलाचरण में कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करता है, वह उससे आशीर्वाद प्राप्त करता है कि वह जिस कार्य को कर रहा है वह निर्विघ्न रूप से पूरा हो जाए। तो यहाँ तर्क संग्रह का जो मंगलाचरण है उसका हम अध्ययन कर लेते हैं कि अन्नम भट्ट ने किस प्रकार से किया है। तो देखिए, अन्नम भट्ट ने लिखा है मंगलाचरण में कि निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरु वंदनम बालानाम सुख बोधाय क्रियते तर्क संग्रह। तो यहाँ अन्नम भट्ट कहते हैं कि विश्वेशम अर्थात विश्व का जो ईश है, अर्थात यहाँ ईश से तात्पर्य है भगवान शंकर अर्थात भगवान शिव से, क्योंकि भगवान शिव जो है वो अन्नम भट्ट के इष्ट देव हैं। तो वह अन्नम भट्ट अपने इष्ट देव अर्थात भगवान शंकर से ये प्रार्थना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। तो कहते हैं कि विश्वेशम हृदय निधाय, कि संपूर्ण विश्व अर्थात संपूर्ण संसार का जो ईश है अर्थात जो स्वामी अर्थात भगवान शंकर जो है, हृदय निधाय अपने हृदय में धारण करके अर्थात उनका स्मरण करके, गुरु वंदनम विधाय अर्थात जो ज्ञान देने वाला गुरु है उनका अभिवादन करके, बालानाम सुख बोधाय बालकों को सुख से प्राप्त हो सके या सुख के बोध के लिए मया अर्थात मेरे द्वारा, अर्थात वह अपने लिए कहते हैं कि मुझ अन्नम भट्ट के द्वारा तर्क संग्रह क्रियते, कि तर्क संग्रह की रचना
की गई है। तो देखिए यहाँ उद्देश्य स्पष्ट होता है कि जो अल्पज्ञ जो व्यक्ति होते हैं, जिसको हम बालक कहते हैं, उनको आसानी से इस तर्क संग्रह के अंतर्गत जो सिद्धांत या ज्ञान प्रतिपादित किया गया है वो ग्रहण हो सके, उसके लिए इस तर्क संग्रह की रचना की गई है। अब ये जो तर्क संग्रह है ये न्याय और वैशेषिक, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन के जो सिद्धांत है उन दोनों सिद्धांतों को, दोनों दर्शनों के सिद्धांतों को मिला करके तर्क संग्रह में शामिल किया गया है। और अन्नम भट्ट चाहते हैं कि जो अल्पज्ञ होते हैं वो भी इन सिद्धांतों को आसानी से समझ सके, इसलिए ही अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह की रचना की है। तो ये है कुछ बेसिक बात, जो कि तर्क संग्रह के रचयिता कौन है। छोटे प्रश्न भी बनते हैं यहाँ से कि तर्क संग्रह के रचयिता कौन है, तो आंसर हो जाएगा हमारा अन्नम भट्ट। तर्क संग्रह के अंतर्गत कुल कितने प्रकरण हैं, तो वो हैं 8 प्रकरण हैं। उसके बाद बात आती है कि तर्क संग्रह का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है बाल का नाम सुख बोधाए, अर्थात बालकों को सुखपूर्वक प्राप्ति के लिए जो ज्ञान है इसमें वो आसानी से प्राप्त हो सके, ये इनका उद्देश्य है। अब हम देखिए प्रत्येक प्रकरण का टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ की। जो पदार्थ प्रकरण है इसमें क्या क्या शामिल किया गया है, तो देखिए पहला जो प्रकरण है वो है हमारा पदार्थ प्रकरण। पदार्थ प्रकरण, तो देखिए पहले हम इन पदार्थ प्रकरण का संक्षेप में अध्ययन करेंगे और उसके बाद उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न भी यही बनता है कि तर्क संग्रह के अंतर्गत अन्नम भट्ट ने पदार्थों की संख्या कितनी मानी है। तो अन्नम भट्ट ने लिखा है सप्त पदार्थाः, अर्थात पदार्थों की जो संख्या है वो 7 मानी गई है। और वो 7 कौन कौन सी है, तो देखिए सबसे पहला आता है द्रव्य, फिर है गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। ये 7 जो है ये पदार्थ कहे गए हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। अब देखिए ये जो 7 पदार्थ हैं इनका आगे हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि ये जो पदार्थ है ये क्या है, इसका लक्षण क्या किया है विद्वानों ने, पदार्थ किसको कहते हैं। तो देखिए पदार्थ का जो लक्षण किया गया है वो किया गया है पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थत्वम। पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थत्वम, कि पद से उत्पन्न जो प्रतीति, प्रतीति का मतलब होता है ज्ञान, पद से उत्पन्न प्रतीति अर्थात ज्ञान का जो विषय होता है वह क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। तो पदार्थ का लक्षण किया गया है पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थत्वम, कि पद से उत्पन्न होने वाले ज्ञान के विषय को पदार्थ कहते हैं। तो ये तो एक बात हो गई पदार्थ की। सप्त पदार्थ हैं तो इसमें सबसे पहले बात आ गई पदार्थ की। अब हम जो दूसरा प्रकरण था हमारा जिसमें शामिल किया जाता है द्रव्य भी है। तो देखिए हम इनका पहले स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करते हैं, बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं, उसके बाद हम इनको विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। तो ये तो बात हो गई पदार्थ की। अब बात आती है द्रव्य की। द्रव्य, अब प्रश्न यहाँ भी बनता है कि अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह में द्रव्यों की संख्या कितनी मानी है। तो अन्नम भट्ट ने कहा है तत्र द्रव्याणि नवेव, अर्थात द्रव्य जो है वो 9 ही हैं, 9 प्रकार के द्रव्य कहे गए हैं। और वो 9 द्रव्य कौन कौन से हैं तो उनको देख लेते हैं। 9 जो द्रव्य हैं वो है
पृथ्वी। अप का मतलब होता है जल। तेज, वायु, आकाश, काल, दिक का मतलब होता है दिशा, आत्मा और मन। ये जो है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य कहे गए हैं। तो छोटा प्रश्न बनता है सीधा सीधा कि द्रव्य कतिधा, कि द्रव्य कितने हैं? तो द्रव्य कितने हैं? 9 ही हैं। और वो कौन से हैं? ये 9 है। अब बात आती है गुण की। अगला जो हमारा पदार्थ था वो कौन सा था? गुण था। तो अब गुण की बात कर लेते हैं कि गुणों की संख्या कितनी मानी है। तो जो गुण है वो अन्नभट्ट ने 24 बताए हैं। 24 गुणों के बारे में बताया गया है। तो वो 24 गुण कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए, कर लेते हैं इनको भी। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, संख्या, परिणाम, पृथकत्व। उसके बाद बात आती है संयोग, विभाग, गुरुत्व, द्रवत्व, फिर है परत्व, अपरत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, ईर्ष्या, द्वेष, द्वेष। फिर बात आती है प्रयत्न की, धर्म, अधर्म और अंतिम आता है संस्कार। तो इस प्रकार से ये 24 गुण बताए हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, गुरुत्व, द्रवत्व, परत्व, अपरत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, ईर्ष्या, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। तो प्रश्न ये बनता है कि गुणों की संख्या तर्क संग्रह में कितनी बताई है अन्नभट्ट ने? तो वो आती है 24। अब बात आती है हमारे कर्म की। अगला जो पदार्थ है वो आता है कर्म। जो कर्म है वो 5 बताए हैं। तो कहा है पंच कर्माणि। जो कर्म कहे गए हैं तर्क संग्रह के अंतर्गत वो कितने बताए हैं? 5 कर्म बताए हैं। तो उनको जान लेते हैं कि 5 कर्म कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है उत्क्षेपण, दूसरा आता है अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और अंत की बात आती है गमन की। उत्क्षेपण जो होता है उसका मतलब होता है ऊपर की ओर फेंकना। उत्क्षेपण का मतलब है ऊपर की ओर फेंकना। अपक्षेपण का मतलब होता है नीचे की ओर फेंकना। आकुंचन का मतलब होता है समेटना। आकुंचन का मतलब होता है समेटना। प्रसारण का मतलब होता है फैलना। और गमन का मतलब होता है
चलना। देखिए गति मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक तो है नीचे से ऊपर की ओर जाना, दूसरी गति है ऊपर से नीचे की ओर जाना, और तीसरी गति होती है वक्र गति जो होती है। अब देखिए जो वक्र गति होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक होता है पास लाना दूरगामी, और एक तो होता है पास आना और एक होता है दूर जाना। तो ये 4 तो ये हो गई, और अंतिम बचती है गमन। तो इन 3 गति के अलावा जितनी भी गति होती है वो सभी की सभी किस में शामिल हो जाती है? गमन में शामिल हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो कर्म है ये 5 कहे गए हैं, पंच कर्माणि। उत्क्षेपण ऊपर की ओर, अपक्षेपण नीचे की ओर गति, आकुंचन समीप, प्रसारण फैलाव अर्थात दूर जाना, और गमन अर्थात चलना। इस प्रकार से ये पंच कर्म बताए गए हैं। अगली बात आती है सामान्य की। सामान्य, अगला पदार्थ है सामान्य। सामान्य जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, और 2 कौन कौन सा होता है? एक तो होता है पर सामान्य, और दूसरा होता है अपर सामान्य। पर सामान्य वो होता है जो अधिक देशों में रहता हो, और अपर सामान्य कौन सा होगा? जो कम देशों में अर्थात न्यून देशों में रहता हो। अधिक देश से तात्पर्य होता है अधिक जगहों पर वह पाया जाए, और न्यून देश से तात्पर्य है कम जगह पे पाया जाए। अब देखिए पर सामान्य को अगर हम समझना चाहे तो जैसे जो द्रव्य होता है वह पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, इन सभी जगहों पर पाया जाता है, तो यह क्या हो जाएगा? पर सामान्य, क्योंकि अधिक जगहों पर यह पाया जाता है। अपर सामान्य का मतलब हुआ न्यून देश। न्यून देश का मतलब कम जगह पर। जैसे पृथ्वी जो है वो पृथ्वी में ही पाया जाता है। अगर हम पृथ्वी का लक्षण करते हैं तो होता है गंधवती पृथ्वी। तो जो गंध नामक गुण है वो केवल पृथ्वी में पाया जाता है, अन्य स्थानों पर नहीं पाया जाता, तो वह कम स्थान पे है, इसलिए वह क्या हो गया? अपर हो गया। तो सामान्य जो होता है वो पर सामान्य और अपर सामान्य, इस प्रकार से 2 प्रकार का होता है। अगली बात आती है विशेष की। विशेष, अगला पदार्थ है विशेष। विशेष जो होता है वो असंख्य होता है। विशेष, अब देखिए कोई 2 पदार्थ जो होते हैं उनको यदि हमें भेद करना है, उनमें आपस में अंतर बताना है, तो उसका जो आधार होगा वो विशेष नामक गुण ही होगा। अगर विशेष नामक गुण उनमें नहीं होगा तो सभी वस्तुएं, सभी पदार्थ जो होते हैं वो एक समान ही हो जाएंगी, सभी आत्मा एक जैसी हो जाएगी अगर उसमें विशेष नामक गुण नहीं होगा। तो इसलिए प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ में विशेष नामक गुण होता है, और इस संसार में अनेक पदार्थ हैं और अनेक वस्तुएं हैं, इसलिए विशेष जो होता है वो कैसा है? असंख्य होता है। ठीक है, अगली बात आती है समवाय की। समवाय जो होता है वो एक होता है। समवाय जो है वो एक होता है। देखिए एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ बिना संबंध के नहीं रह सकती है, उनमें संबंध होगा तो वो एक साथ रह सकती हैं। तो ये जो संबंध होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है संयोग संबंध, एक होता है समवाय संबंध। तो पहले हम बात करते हैं संयोग संबंध की। संयोग संबंध वो होता है कि जिन वस्तुओं में संयोग होता है तो वह वस्तुएं अपना अपना अस्तित्व बना करके रख सकती हैं यदि उनमें संयोग न भी किया जाए तो। यदि 2 वस्तुएं, 2 पदार्थ हैं, उनमें यदि संयोग नहीं होगा, जो संयोग संबंध नहीं होगा, तब भी वो क्या है? दोनों अपना अपना अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। और दूसरा होता है समवाय, अर्थात एक के बिना दूसरे का न होना ही क्या होता है? समवाय होता है। मतलब एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं हो, ऐसा जो संबंध होता है वह क्या होता है? समवाय संबंध होता है। तो इस प्रकार तर्क संग्रह में समवाय जो बताया गया है वह एक बताया गया है।
अब अंतिम जो पदार्थ है हमारा, सातवां पदार्थ है, वह होता है अभाव। कौन सा है? अभाव। अभाव के लिए अन्नम भट्ट ने कहा है, अभाव है चतुर्विध है। अभाव है चतुर्विध है। अभाव जो है वो 4 प्रकार का बताया है। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है प्राग भाव, दूसरा है प्रध्वंसा भाव, तीसरा है अत्यंता भाव, और चौथा है अन्योन्या भाव। ये 4 प्रकार के अभाव बताए हैं। तो देखिए, प्राग भाव का मतलब होता है पहले जो नहीं हो, पहले जिसका अभाव हो। तो वो प्राग का मतलब पहले, तो पहले जिसका अभाव हो वो क्या कहलाएगा? प्राग भाव कहलाएगा। फिर बात आती है प्रध्वंसा। प्रध्वंस का मतलब होता है नष्ट होना। नष्ट होने के बाद जो अभाव होता है वह होता है प्रध्वंसा भाव। अत्यंता भाव का मतलब होता है पहले कभी न होना, मतलब जो हुआ ही नहीं, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जो है ही नहीं, वो अभाव क्या कहलाता है? अत्यंता भाव कहलाता है। और अन्योन्या भाव का मतलब होता है एक का दूसरे में न होना। एक वस्तु का दूसरे वस्तु में न होना ही क्या कहलाता है? अन्योन्या भाव कहलाता है। तो प्राग भाव पहले न होना, प्रध्वंस भाव नष्ट होने के बाद न होना, अत्यंता भाव का मतलब बिल्कुल भी न होना, और अन्योन्या भाव का मतलब होता है एक का दूसरे में न होना। तो ये जो हमारा पहला प्रकरण था, पदार्थ प्रकरण, जिसके अंतर्गत हमने पदार्थ, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, इनके कुछ बेसिक बातों के बारे में जाना। तो आगे की कक्षाओं में हम इनको विस्तृत रूप में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।